लोग घर बनाते हैं, 5 साल बाद गवर्नमेंट आके उसको बुलडोज कर देती है। रियल एस्टेट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, 5,000 रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक। आपके पास जितना भी हो आप उसके हिसाब से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आपको थोड़ी 1 करोड़ की जगह पे लगाना है। रियल एस्टेट में हम में से काफी लोगों को इन्वेस्ट तो करना होता है, पर यार पता नहीं होता कि यार कहाँ इन्वेस्ट करें। और जब इन्वेस्ट करने की बारी भी आती है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही आजकल इतना ज्यादा हो गया है कि डर लगता है कि गलत रियल एस्टेट में ना इन्वेस्ट कर लें। तो इसलिए क्या नए नए डिफरेंट ऑप्शन है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, वो डिस्कस करेंगे मनीषील के साथ, जिनका स्टार्टअप इन्वेस्टोरी इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लेके आता है। मनीषील, अगर आप देखेंगे अभी इन्वेस्टमेंट के बहुत ऑप्शंस है। आपका स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, बट अभी अगर आप देखेंगे इतने सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आ गए, उसके कंपैरिजन में रियल एस्टेट कैसा ऑप्शन है? पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं किसी को नहीं बोल रहा कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करो। इन्वेस्ट करो, बट आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। और रियल एस्टेट वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप किसी स्टॉक में पैसा डालते हो, आप किसी कंपनी को बैक कर रहे हो कि मैं इस कंपनी के शेयर प्राइस में पैसा डाल रहा हूँ, जो अगले 1 साल 2 साल 6 महीने जब भी बढ़ेगा मैं निकाल लूंगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी अच्छा करेगी। कंपनी बुरा भी कर सकती है। म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड ऐसे स्टॉक ढूंढता है जो अच्छा करेंगे, उसमें पैसा डाइवर्सिफाई करता है और आपको रिटर्न देता है। और जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक भी अच्छा करेंगे। यहाँ पे आप एक कंपनी को ही बैक कर रहे हो। कुछ मार्केट में कुछ हुआ, कुछ भी ऐसा आ गया, फिर से मार्केट गिर गया, आपका पैसा तो डूब गया। अब आपका पैसा 100 से 50 हो गया है, तो आप 50 पे नहीं निकालोगे। आप चाहोगे कि वो थोड़ा सा ठीक हो ताकि मैं पैसा निकालूं, तो वो भी लिक्विड हो गया। बट दूसरी साइड आप जाओगे तो रियल एस्टेट में बिल्डिंग है या फार्म है या एक फिजिकल एसेट है, जो इस सब सिनेरियो में भी हमेशा रहेगा। लोग खाना खाना नहीं छोड़ेंगे, लोगों को घर चाहिए रहने के लिए। तो एक सेफ, बिल्कुल स्टेबल एसेट, कोई वोलेटिलिटी नहीं होती, उसका वैल्यू साल पर साल बढ़ता है, दिन पर दिन नहीं। बट जब एक इंसान रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना की सोच रहा है, वो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट पोटेंशियली वो अगले 5, 10, 20 साल में उसकी प्राइस अच्छे से बढ़ पाए? तो इसको थोड़ा फंडामेंटल लेवल पे सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहले बिल्डिंग के पे आ जाते हैं। डेवलपर ढंग का होना चाहिए, पता नहीं बिल्डिंग 3 साल में टूट गई, देश में कुछ भी हो सकता है। हाँ। फिर दूसरा आप देखोगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि आप कौन से एरिया में बना रहे हो। तो आपको वो एरिया ढूंढना है कि वो एरिया कितना अच्छा है, इस एरिया का ग्रोथ रेट कैसा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है तो आपकी वैल्यू गिरेगी। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको लोकेलिटी के हिसाब से। और आखिरी चीज़ जो देखेंगे, अगर रेसिडेंशियल है तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑफिस एरिया के आसपास है क्या, या ऐसे एरिया के पास है क्या जहाँ पे लोगों को रहने की ज़रूरत है एक्स्ट्रा, जो माइग्रेंट आएंगे। मतलब आप रेंटल किसको देते हो? जिसके पास जो बाहर से आया, मेरे पास घर नहीं है, मेरे को घर रहने के लिए चाहिए। एक जो चीज़ आपने बोला कि यार लीगल एस्पेक्ट्स देखने का बहुत ज़रूरी है। आज कल हम देखते हैं कि लोग घर बनाते हैं, 5 साल बाद गवर्नमेंट आके उसको बुलडोज कर देती है। वो बंदा बोलता है यार मैंने तो पैसे दे के खरीदा है, बट गवर्नमेंट बोलती है लीगल नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें का स्पेशली लीगल एस्पेक्ट में ध्यान रखना चाहिए जब आप एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो? तो कोई भी इंसान अगर इन्वेस्ट कर रहा है या खरीद रहा है, आपको उस बिल्डर से मांगना है कि इस कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से, मतलब मैंडेटेड डॉक्यूमेंट्स कौन से, और मुझे बताओ तुम्हारे पास कौन सा है कौन सा नहीं है। उससे आपको आंसर मिल जाएगा कि ये बिल्डिंग आगे में प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये रेरा की वेबसाइट में भी हम चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा ऑनलाइन सर्च करोगे, आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे, पब्लिक नॉलेज है। बट अभी के टाइम अगर आप देखोगे, यूजुअली लोगों का कहना है कि यार घर नहीं लेना चाहिए, रेंटल यील्ड 2 से 3% है, तो रियल एस्टेट उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, प्लस बहुत सारा पैसा आपका एक जगह अटक जाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये बात सही है, या आप नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ चुके हैं रियल एस्टेट में जो कि काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है? इससे पहले हम ऑप्शंस में जाए, जो कि बहुत सारे आ चुके हैं आजकल के मार्केट में, थोड़ा ये समझने की जरूरत है कि पहले रियल एस्टेट में लोग कम इन्वेस्ट करते थे, देश में लोग कम थे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा थी, शहर उतने डेवलप नहीं थे। तो जो जैसे जैसे शहर डेवलप हुए, लोगों की वैल्यू बढ़ी, अब ताकि आपके रियल एस्टेट ने पैसा बनाया। अब वो नहीं है। टियर 1 शहर तो बिल्कुल मैक्स आउट हो चुके हैं, टियर 2 भी अब उतनी तेज नहीं बढ़ रहे हैं। तो अब अगर अब आपको रियल एस्टेट में पैसा बनाना है सिर्फ खरीद के और बेच के, तो आपको डेटा की जरूरत है। डेटा रियल एस्टेट में है नहीं, तो ना डेटा है ना ऑप्शंस बचे हैं जो सबको रेडिली अवेलेबल हो। तो अब किसी और की जजमेंट पे रिलाई करना पड़ता है। तो ब्रोकर में इसलिए लोगों का पैसा डूब जाता है कि उनको नहीं पता कि इस पे बिलीव करे कि नहीं करे। इस सब को सॉल्व करने के लिए हम सारे प्रोडक्ट्स एक साथ लेके आए। इस देश में करीब 50 स्टार्टअप है जो रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करने दे रहे हैं, एंड हम सबको एक जगह लेके आए हैं ताकि आप एज एक कोई इन्वेस्टर को दिखे कि हाँ ठीक है, रियल एस्टेट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, 5,000 रुपये से लेके 30 लाख रुपए तक। आपके पास जितना भी हो आप उसके हिसाब से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आपको थोड़ी 1 करोड़ की जगह पे लगाना है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे। 4 हमारी मेन कैटेगरीज हैं जिसमें हम लोगों को लेके आते हैं ताकि आप उसमें पैसा डाल पाएं और पैसा बना पाएं। बट मनीषील, ये 12 से 17% ये कुछ ज़्यादा ही रिटर्न्स नहीं है? मतलब
म्यूचुअल फंड में भी 12% ही रिटर्न यूजुअली मिलता है, और आप बोल रहे हैं कि ये 17% तक का रिटर्न, ऊपर से टैक्स फ्री भी। ये मतलब एक्चुअल में पॉसिबल है या सीन क्या है इसके पीछे? ये जो हमारी टैक्स फ्री रिटर्न है, जो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न दे रही है, वो कैसे दे रही है? क्योंकि जो कंपनी है जो फार्मलैंड में आपके से डील कर रही है, वो पूरा फार्मलैंड डील करती है, सीड से लेके सेल तक वही देखते हैं, इसीलिए आपको वो टैक्स फ्री दे पाते हैं। तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर इनकम है जो कि टैक्स फ्री हमारे देश में। ये सब 50-55% प्रॉफिट मार्जिन बनाती हैं, उसमें से 12 से 17% आपको दे देती है। और ये लिक्विड रिटर्न्स, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप एफडी में पैसा डालोगे, वो लिक्विड नहीं है, वो 1 साल के बाद जब वो मैच्योर होगा तभी होगा। लिक्विड रेंटल को बोलेंगे, हर महीने आ रहा है। इस केस में हर 3 महीने में आपको रिटर्न आपके अकाउंट में मिलते रहेगा। अभी दूसरा प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो बहुत ज़्यादा लग रही है, बट आई गेस अगर हम नॉर्मल जब हम घर या रियल एस्टेट खरीदते हैं उसके कंपैरिजन में अमाउंट कम है, बट इंटरेस्टिंग वैल्यू ये कि यार नॉर्मली लोग बोलते हैं कि यार रेंटल यील्ड 2 से 3% है, आपने यहाँ से 7 से 10% रेंटल रिटर्न भी दिया, ऊपर से 4 से 7% वैल्यू इंक्रीज। अगेन ये भी कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें इतना ज़्यादा रिटर्न क्यों? कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में रिटर्न ज़्यादा रहता है। अब अगर हम ये इस वाले तीसरे वाले चीज़ में आए, यूजुअली हम अगर 1 साल में इन्वेस्ट करते हैं, हम एफडी प्रेफर करते हैं स्टेबल रिटर्न के लिए, उसमें भी 7 से 8% मैक्स टू मैक्स होता है। तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि फिक्स रिटर्न 1 साल का प्रोडक्ट है, बट ऑलमोस्ट डबल रिटर्न है, इसमें क्या झोल हो रहा है? इसमें कुछ झोल नहीं हो रहा है। मतलब अगर बिल्डर, फॉर एग्जांपल आप किसी बिल्डर को पैसा दे रहे हो, नॉर्मली वो बैंक से लेता है या प्राइवेट लेंडर से लेता है। बैंक से उनको इतना पैसा नहीं मिलता, प्राइवेट लेंडर से उनको 26, 27, 28% में मिलता है। किसी इंसान की, किसी बिल्डर की 90% प्रॉपर्टी भर गई है, बन गई है, उसको 10% के लिए पैसा चाहिए, ओसी मिल चुका है, तो उस केस में हमारे कुछ पार्टनर ने प्रोडक्ट बनाया, आप बिल्डर को पैसा देते हो, 1 साल में बिल्डर आपको वो पैसा वापस देता है, गारंटीज क्रिएटेड होती है, सेफ्टी नेट इसके अंदर बने होते हैं, 13 से 15% आपको आईआरआर मिल जाता है साल भर में। इसमें भी टैक्स कट सेम आपका जो आपका इनकम का टैक्स ब्रैकेट रहेगा उसमें लगेगा। बट इसमें मुझे एक बहुत बड़ा रिस्क ये लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज आई हैं, सब जैसे हमारे एनसीआर में सबने बिल्डिंग बनाई, बट सब आधे बना के छोड़ गए, वो काफ़ी लोग जेल में भी हैं। तो अगर हमारा अटक गया तो फिर हमारा पैसा भी जाएगा। तो इसमें सेफ्टी बिल्ड ऐसे होती है कि एक तो सिर्फ 90% कंप्लीटेड वाली बिल्डिंग को लेके आते हैं। ओके। दूसरा, यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं दे रहे हो आप, उसका एसेट प्लेज्ड है। अगर कुछ भी रीजन से उसने वो पैसा नहीं दे पाया तो वो यूनिट आपके नाम पे ट्रांसफर हो गई, एंड वो यूनिट हमेशा मार्केट वैल्यू के हाफ वैल्यू पे ली जाती है। ये चौथा ऑप्शन है, इसमें आप बोल रहे हैं कि हम 1/11 ओनरशिप हॉलीडे होम कर सकते हैं। हाँ, इसका मतलब समझ नहीं आया, क्या हम किसी घर के ओनर बनेंगे या क्या? तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको यूज करने को भी मिलेगा और रिटर्न भी मिलेगा। अच्छा। तो ये है, जैसे आप, मेरी कभी इच्छा होती है कि मैं गोवा में या उत्तराखंड में घर खरीदूं। हाँ। अब पूरा घर खरीदने के लिए तो पता नहीं कब पैसा होगा। बड़ी कंपनी आ गई जो मुझे 1/11 घर दे रही है, उसमें गोवा में, उत्तराखंड में कहीं पे भी ले लूं, 7 से 10 लाख रुपए का एक यूनिट मिलता है। मैं उसको 1 महीने के लिए यूज करूंगा, जितने टाइम के लिए मैं यूज नहीं करूंगा उसका रेंटल रिटर्न भी मिलेगा, और जब मैं पूरी प्रॉपर्टी को एग्जिट करूंगा तो मेरे को कैपिटल अप्रिसिएशन और वैल्यू अप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो आपको हॉलीडे होम यूज करने भी मिल रहा है इन अ प्रीमियम टूरिस्ट लोकेशन, और जितना टाइम आप यूज नहीं करोगे उतने टाइम आपको रेंटल रिटर्न मिल रहा है। तो बेसिकली ऐसे कि बहुत लोगों का सपना होता है कि यार गोवा या हिमाचल इन सब जगहों पे कि घर खरीदे, बट ऑफ कोर्स कोई पूरा टाइम तो नहीं रहेगा क्योंकि वो शिफ्ट नहीं हो रहे, तो वो 1 महीना टाइप रह सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और बाकी सब कुछ मैनेज करने का काम उस कंपनी का। आप इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हैं, तो आपको क्या लगता है कि यार लोग क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जब वो इन चीज़ों में जाते हैं? 2 बहुत कॉमन मिस्टेक्स है। या तो बहुत सेफ खेलना कि मेरे को 1% रेंटल रिटर्न चलेगा पर ये सेफ है, या फिर मेरे को 10% रेंटल रिटर्न चाहिए बट बिल्कुल रिस्क की चीज़ में ले लिया। हमेशा बीच में चलने का, नॉर्मली बीच वाला एरिया थोड़ा सा सेफ रहता है। जो ज़्यादा रिस्क के लिए जाता है उसका भी कटता है, जो कम रिस्क के लिए जाता है उसका भी कटता है, अलग अलग टाइप से कटता है। तो वहाँ पे एक इन्वेस्टर को सोचना पड़ेगा कि मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है और मैं कितना पैसा पार्क करके रख सकता हूँ। तो आपको पैसा निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, कभी 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ता भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकते हैं। तो वो वाली गलतियाँ नहीं करनी कि मैंने मेरा
इमरजेंसी कैश रियल एस्टेट में डाल दिया, वो गलती कभी नहीं करना। एग्जिट लेने में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, नहीं तो फिर आपको बहुत सस्ते में बेचना पड़ेगा, रिटर्न ही चला रिटर्न गया। में चलाएगा, बिल्कुल। बाकी इन्वेस्टोरी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेकआउट कर लेना। काफी इंटरेस्टिंग ऑल्टरनेट रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग ऑप्शंस इनके प्लेटफॉर्म में मौजूद हैं और बाकी सबके अलग अलग रिस्क हैं, अपने हिसाब से चेकआउट करके इन्वेस्ट कर सकते हो। और कोई दिक्कत हो तो इन्वेस्टोरी की टीम आपको गाइड करने के लिए है ही। एंड होपफुली मनीषील इन्वेस्टोरी और भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स लेके आएगी। एंड थैंक यू टाइम देने के लिए। थैंक यू।